हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में मटेरियल साइंस की ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर में मटेरियल साइंस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ आपको स्ट्रक्चर के बारे में एनालिसिस की थी। स्ट्रक्चर के बाद हमने आपको मटेरियल में जो डिफेक्ट आते हैं उसके बारे में एनालिसिस की थी। तो आज स्टूडेंट उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किया है उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग और मटेरियल साइंस के टॉपिक को करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास मटेरियल साइंस में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे हमारा पूरा का पूरा हीट ट्रीटमेंट बचा हुआ है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम बचा हुआ है, ट्रिपल टी कर्व है, ट्रिपल एस कर्व है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मटेरियल साइंस से क्वेश्चन अक्सर तक आता है। तो चलिए आइए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 क्वेश्चन कह रहा है कि इन 18/8 स्टील व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इज। जब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन 18/8 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। देखिए, इसमें जब ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि इन 18/8 स्टील में हमारा परसेंटेज ऑफ क्रोमियम कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, स्टील की कैटेगरी में हमने आपको एक 18/4 बताया था। तो 18/4 का मतलब ये होता था टंगस्टन, ये होता था क्रोमियम और ये होता था वेनेडियम। और जब 18/8 की बात करेगा तो ये हो जाएगा क्रोमियम, और 8 वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकल। तो इस तरीके से क्रोमियम आपका एक जंगरोधी मटेरियल होता है। जब आप किसी एलॉय स्टील में क्रोमियम को इंक्लूड करेंगे तो वो क्या करता है, कोरोजन रेजिस्टेंट बनाता है। तो इस तरीके से 18% क्रोमियम, इसमें क्रोमियम का परसेंटेज पूछा है। तो 18/8 में कितना होगा, 18%। इट मीन्स इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये क्वेश्चन इसरो 2017 में आया हुआ था। आगे बात करेंगे, ये कह रहा है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। अब देखिए, जो ब्रास और ब्रॉन्ज होते हैं, ये दोनों की बात कर दें आपको। जो ब्रास होता है वो एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक का होता है, और जो ब्रॉन्ज होता है वो होता है एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन का होता है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। चलिए, इसमें पूछा है ब्रास के बारे में, तो हम ब्रास के बारे में हमारा क्या होगा, कॉपर एंड जिंक का जो मिक्सचर होगा उसे हम लोग ब्रास कहते हैं। तो ब्रास हमारा हो जाएगा कॉपर एंड जिंक। इट मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यूपी जल निगम असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में आया हुआ था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इट्स हाई। कास्ट आयरन की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल होता है, एक सेल्फ लुब्रिकेटेड मटेरियल होता है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग, मतलब रिस्पेक्ट में। तो ये हमारी कई सारी प्रॉपर्टी होती है। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करा लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है क्या माइलेबल होगा, नहीं होगा, डक्टाइल होगा, नहीं होगा, सरफेस फिनिश होगा, नहीं होगा। कास्ट आयरन की सबसे बेटर क्वालिटी क्या होगी, यह ब्रिटलनेस होगा। ये क्वेश्चन आपका इसरो 2016 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शॉक रेजिस्टेंट ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय। स्टील में ऐसा कौन सा मटेरियल मिला दें
जिससे वह शॉक रेजिस्टेंट हो जाए। तो कई मटेरियल हम लोग मिलाते थे, ऑप्शन में देख लेते हैं पहले कौन सा हम लोग मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले कह रहा है एडिंग ऑफ निकल, तो निकल नहीं मिलाएंगे। निकल के बाद क्रोमियम, ये हार्डनेस को इंक्रीज करेगा। उसके बाद नहीं देखिए जब निकल को हम लोग मिलाते हैं तो वो शॉक रेजिस्टेंट इंक्रीज करता है। ऐसे देखिएगा, निकल ऐड करने पर शॉक रेजिस्टेंट इंक्रीज करता है, क्रोमियम ऐड करने पर हार्डनेस और शॉक रेजिस्टेंट दोनों इंक्रीज करेगा। इट मीन्स निकल एंड क्रोमियम दोनों इंक्रीज ऐड करने पर इसका शॉक रेजिस्टेंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से इसका ऑप्शन हो जाएगा निकल एंड क्रोमियम। ये क्वेश्चन विजाग स्टील 2017 में आया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टील विथ कार्बन बिलो 0.8%, 0.8% से नीचे का जो कार्बन स्टील होगा वो क्या कहलाएगा। ये कह रहा है यूटेक्टॉइड कहलाएगा स्टील, या हाइपोयूटेक्टॉइड कहलाएगा स्टील, या आस्टेनाइड कहलाएगा। तो ऐसे देखिएगा, जब हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐसे देखिए, जब हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाएंगे तो अभी नहीं हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा देखिए कि यदि 0 से 0.8% कार्बन हमारा होता था और यहाँ पर 2.1%, यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 6.25%, तो इस तरीके से 4.3, तो इस तरीके से हमारा क्या होता था 2.2, 2.2। तो ऐसे क्या होता था, यहाँ तक का जो स्टील हमारा होता था, यहाँ तक जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता था उसे हम लोग यूटेक्टॉइड रीजन बोलते थे। ये कहलाता था यूटेक्टॉइड रीजन, और यहाँ से लेके यहाँ तक यूटेक्टिक रीजन कहलाता था, यूटेक्टिक रीजन। अब यूटेक्टॉइड रीजन में जब 0.8% से कम कार्बन हो तो ये हो जाएगा हाइपोयूटेक्टॉइड रीजन, और जब 0.8% से 2.2% तक हो तो ये कहलाएगा हाइपर यूटेक्टॉइड रीजन। 8% से कम होगा तो हाइपोयूटेक्टॉइड, और अगर टोटल की बात करेगा 0 से 2.2% तक, तब ये यूटेक्टॉइड रीजन कहलाएगा। लेकिन 0.8 तक हाइपोयूटेक्टॉइड और 0.8 से 0.2 तक हाइपर यूटेक्टॉइड। सिमिलर इधर देखिए, ये यहाँ पे 2.2 से 4.3 तक मान लीजिए, ये कहलाएगा हाइपो। अब ये यूटेक्टिक रीजन है तो हाइपो यूटेक्टिक कहलाएगा स्टील, और ये स्टील कहलाएगा, चाहे रीजन लिखिए चाहे स्टील लिखिए। 4.3 से 6.25% तक हाइपर, ये कहलाएगा हाइपर यूटेक्टिक स्टील। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कहाँ तक, 0.8% से बिलो अगर कार्बन हो तो ये क्या कहलाएगा, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स ऑन हीटिंग मेटल्स इज कॉल्ड। तो जब किसी मेटल को हम हीट करेंगे, मान लीजिए इसको हमने हीट करना शुरू कर दिया, तो जब इस पे न्यू ग्रेन्स कब बनेंगे, एक टेम्परेचर होगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के जस्ट ऊपर टेम्परेचर हम प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे तो वहाँ पर न्यू ग्रेन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इट मीन्स
देखिए यहाँ पर ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, यहीं पर हमारे न्यू ग्रेन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। कोल्ड वर्किंग हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो करते हैं और हॉट वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एबव करते हैं और वार्म वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर करते हैं। तो ये हमारा होता है। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जेईई 2013 में आया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन आर कॉल्ड। अब देखिए, जब मटेरियल सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखाए और सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी ना दिखाए, तो दोनों देखिए, एक होता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल और एक होता है एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। दोनों आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, एक होता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल और एक होता है एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मटेरियल है, अगर हम यहाँ से देखें तो इसके एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में इस मटेरियल की प्रॉपर्टी हमारी सेम होगी। तो ऐसे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होने के मटेरियल को आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। ऐसा मटेरियल जिस पर सभी डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी हमारी सेम हो, उसे हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहेंगे। और जब सभी डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम ना हो, जैसे केवल एक डायरेक्शन में हो, यहाँ से इधर चलने पर मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन इधर चलने पर चेंज हो जाए, इधर चलने पर चेंज हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन। तो जब सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी तो उसे हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आइडियल मटेरियल नो, यूनिफॉर्म मटेरियल नो, आइसोट्रॉपिक मटेरियल इज राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो कह रहा है, ये कह रहा है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू resist softening at higher temperature is known as। देखिए, एबिलिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की क्षमता है वो रजिस्ट करेगी सॉफ्टनिंग को एट हायर टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी वो अपने प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखेगी, वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक प्रॉपर्टी होती है हॉट हार्डनेस और एक प्रॉपर्टी होती है रेड हार्डनेस। रेड हार्डनेस जैसे हमारा मेटल कटिंग का टूल हो गया, कटिंग करते करते रेड कंडीशन में भी आ जाएगा, लेकिन वो कटिंग करेगा, उसकी कटिंग प्रॉपर्टीज नहीं डिफेक्टेड होंगी। ऐसी प्रॉपर्टी को रेड हार्डनेस कहेंगे। लेकिन जब वो मटेरियल हाई हीट प्रोवाइड करने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज ना करे, तो उस मटेरियल को हम लोग हॉट हार्डनेस बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे देखिए, ये अपने सॉफ्टनिंग की प्रॉपर्टी को रजिस्ट करेगा, मतलब चेंज नहीं करेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉट हार्डनेस मटेरियल। यहाँ देखिए ऑप्शन ए था क्रीप। क्रीप आपका क्या होता है, जब कांस्टेंट लोडिंग, कोई फैन आपका टंगा हुआ है, लगातार इलास्टिक लिमिट के अंदर उसके लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे फेल्योर कहलाएगा क्रीप फेल्योर। देन आपका है हॉट टेम्परिंग। हॉट टेम्परिंग भी नहीं होगा, ये होगा हॉट हार्डनेस। तो इसका आंसर होगा हॉट हार्डनेस। इस तरीके से
चलिए, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे हार्डनेस। ये आपका उत्तराखंड जेईई 2013 में आया हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है टफनेस इज रिलेटेड टू। अच्छा, टफनेस का मतलब क्या है? आपने जैसे मान लीजिए कि इस पे फोर्स लगाया, ये क्या हो गया? अगर इसके अंदर टफनेस प्रॉपर्टी होगी तो ये आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आप फोर्स हटा देंगे तो उसे रिलीज कर देगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज हमारी टफनेस कहलाती हैं, है ना। एब्जॉर्ब द एनर्जी यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, हार्डनेस नहीं होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर ये सही होगा। मतलब एक लिमिट होगी। अब ये नहीं कि आप एनर्जी लगा के बढ़ाते जाइए, एक लिमिट तक आपकी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता जाएगा और लिमिट के बाद वो फेल कर जाएगा। लेकिन फेल्योर होने से पहले वो जितने एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जब आप फोर्स हटा लेंगे तो उस एनर्जी को वो रिलीज कर देगा। ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम लोग टफनेस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब ये होगा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बिफोर फ्रैक्चर। ये भी आपका उत्तराखंड जेईई 2013 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है एडिशन ऑफ निकिल टू स्टील हेल्प इम्प्रूव। जब किसी स्टील में हम लोग निकिल को मिलाएंगे तो एक टर्म हमने बताया था फटीग लिमिट वो इंक्रीज करता है। फटीग लिमिट क्या होता है कि अगर इस मटेरियल पर हम यहाँ पे लगातार हैमरिंग एक्शन करें अंडर इलास्टिक लोडिंग। इलास्टिक लोडिंग का मतलब हमने हैमर लगाया, ये कुछ अपने शेप को चेंज किया, फिर हमने हैमर हटा लिया, वो अपने शेप को रिगेन कर लिया। तो जब फोर्स लगाने पर कोई मटेरियल अपने शेप को चेंज करे और फोर्स हटा लेने पर वो अपनी एक्चुअल शेप को रिगेन कर ले, प्राप्त कर ले, तो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। तो अब इलास्टिसिटी के अंदर जब इस पर हम लगातार लोड लगा रहे हों तो कुछ समय बाद वो मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर ही फेल कर जाता है। तो हम क्या करेंगे, उस इलास्टिक लिमिट के अंदर जो मटेरियल फेल करेगा उसे फटीग फेल्योर बोलते हैं। उस फटीग फेल्योर की लिमिट को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, निकिल का एडिशन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फटीग रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको मिलाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है इफ टी इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। यदि टी एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हो देन द कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डन। तो जब कोल्ड वर्किंग करेंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन से बिलो करेंगे और हॉट वर्किंग करेंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन से एबव करेंगे और वार्म वर्किंग करेंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर करेंगे। ये हमारा होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका बिलो हो जाएगा, मतलब ग्रेटर टी नहीं होगा, इक्वल टी नहीं होगा, लेस दैन टी। टी जब एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा तो रिक्रिस्टलाइजेशन से नीचे हम स्टील पर कोल्ड वर्किंग करेंगे। उत्तराखंड जेईई 2013 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इन ऑल मेटल फार्मिंग प्रोसेस। मेटल फार्मिंग प्रोसेस में कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है? अच्छा, मेटल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, मटेरियल के एक शेप को दूसरे शेप में चेंज करते हैं।
और दूसरे शेप में तभी चेंज होगा जब मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेगा। अगर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेगा ही नहीं, अपने शेप को रिगेन करता चला जाएगा, तो वो कभी भी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस संभव नहीं है। तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इज पॉसिबल व्हेन मटेरियल इज इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इट मीन्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज करेक्ट। उत्तराखंड जेईई 2013 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल इनेबल टू ड्रा इनटू वायर्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। तो अब देखिए, जब कोई मटेरियल हमारा ऐसे, मान लीजिए कि ये शाफ्ट थे, इसे पतले वायर में अगर खींचना हो तो टेंसाइल फोर्स लगा के खींचेंगे, और ये तभी पतले वायर में खींच पाएगा जब इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होने से किसी मटेरियल को पतले तार के रूप में, तन्यता मतलब तनेगा, पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। लेकिन अगर मैलेबिलिटी आ जाएगी, मैलेबल मटेरियल आ जाएगा, मैलेबिलिटी आ जाएगी, तो मैलेबिलिटी क्या होता है? इसे कुट्यता बोलते हैं, इसे तन्यता बोलते हैं, इसे कुट्यता बोलते हैं। तो जैसे सोना हो गया, सोने को आप बहुत पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फेल नहीं करेगा। इट मीन्स सोना एक बेटर मैलेबल मटेरियल है, लेकिन डक्टिलिटी में क्या होगा? पतले तार के रूप में खींचा जाएगा, और मैलेबिलिटी में पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। तो ये हो गया। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डक्टिलिटी होगी, तन्यता होगी। इट मीन्स इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये हो गया हमारा। ये क्वेश्चन आपका एमपी सब इंजीनियर 2015 में आया हुआ था। चलिए और आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आइए उसी के आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील steel can be improved by alloying the steel with, मतलब ये कह रहा है कि हम स्टील में कुछ ऐसे एलॉइंग एलिमेंट मिला दें जिससे हमारे स्टील की कौन सी प्रॉपर्टी? मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सी मटेरियल को मिलाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन ए दिया है आपका कॉपर, ऑप्शन बी दिया है क्रोमियम, ऑप्शन सी दिया है निकल, एंड ऑप्शन डी दिया है सल्फर। तो हमने आपको बताया था सल्फर को मिलाने पर उस मटेरियल की मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा सल्फर। ये आपको याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका यूके जेईई 2013 में आया था। उत्तराखंड जेईई 2013 में आया था। आगे चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, इज मोस्ट, निम्न में से कौन सा मटेरियल सबसे अधिक इलास्टिक होगा। इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ होगा, मतलब फोर्स लगाने पर वो शेप को चेंज करे लेकिन फोर्स हटा लेने पर अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करे। तो अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए दिया है रबर, रबर आपका नहीं होगा। रबर के बाद दूसरा दिया है प्लास्टिक, सी दिया है आपका ब्रास एंड डी आपका दिया है स्टील। तो सबसे मोर इलास्टिक मटेरियल, इन सब में याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा इन सभी के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था एमपी सब इंजीनियर 2015 में। एमपी सब इंजीनियर 2015 में आया हुआ था। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे देखिएगा, द डक्टिलिटी ट्रांसमिशन इम्प्रूव्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द property of material, the property of material which enable it to resist, enable it to resist fracture due to high impact load, is, ऑप्शन पहले मैच करा लिया जाए फिर देखते हैं इसका। पहला दिया है इलास्टिसिटी, बी ऑप्शन दिया है आपका इंडोरेंस, और सी ऑप्शन आपका दिया है स्ट्रेंथ, एंड डी ऑप्शन आपका दिया है टफनेस। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में आया था। समझिए, इसमें यह पूछा जा रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल इट टू रजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट। मैंने आपको बताया था जैसे इस पर इम्पैक्ट लोड लगाएं, ये आपका मटेरियल हो जाए, इस पर हम इम्पैक्ट लोड लगाएं, फिर उसके बाद इसे हटा लें, फिर लगाएं, तो ये अपने फ्रैक्चर लिमिट के पहले तक जब तक ये फेल्योर ना करे, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? यही तो टफनेस मैंने बताया था। टफनेस हमारा कड़ापन क्या होता है कि ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपने अपर लिमिट के बाद ये फ्रैक्चर करता है, तो ये हमारा होता है टफनेस प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में आया हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लोवेस्ट
हैज द लोवेस्ट रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब जैसे हम मार्कर से इस पे लिख रहे हैं, अब ये रजिस्टेंस को बियर कर रहा है, इसीलिए ये घिस नहीं रहा है, तो मतलब ये हायर रजिस्टिविटी है। अगर इससे हम खूब प्रेशर लगाकर चलाएं और ये घिसने लगे तो इसका मतलब इसकी रजिस्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी है। अब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए था सिल्वर, ऑप्शन बी था मैग्नीशियम एंड ऑप्शन सी था नाइक्रोन एंड ऑप्शन डी था स्टील। तो देखिए जो सबसे सॉफ्टर मटेरियल होगा, इसमें जो सबसे सॉफ्टर मटेरियल होगा उसकी रजिस्टिविटी हमारी कम होगी। तो इसमें सबसे सॉफ्टर मटेरियल हमारा क्या है, सिल्वर है, तो सिल्वर की रजिस्टिविटी हमारी कम होगी। इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लोवेस्ट रजिस्टिविटी, तो किस में होगी, सिल्वर में होगी। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था यूपीआरबीयूएनएल ए 2014 ए 2014 में आया हुआ था इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मटेरियल फॉर वाटर टरबाइन, मटेरियल फॉर वाटर टरबाइन शुड हैव ऑप्शन ए है हाई क्रीप रेजिस्टेंस, हाई क्रीप रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है लो डक्टिलिटी, लो डक्टिलिटी। तो अब देखिए टरबाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये टरबाइन की बकेट बनी हुई है, ये टरबाइन की बकेट बनी हुई है। अब इस पर जब स्टीम हमारी इस तरीके से नोजल से आएगी तो हाई स्टीम इस पर इसका इम्पैक्ट कराएगी और इसे ऐसे मूव कराएगी। देन अब ये स्टीम की वेलोसिटी हाई होने से ये इस पर कोरोजन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इरोजन और कोरोजन जो कि स्टीम में वेपर कंटेंट होंगे, मॉइस्चर कंटेंट होंगे, तो इससे ये जो मटेरियल होगा ये इरोड हो सकता है और कोरोड हो सकता है, जंग भी लग सकता है और घिस भी सकता है। तो दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस टरबाइन की ब्लेड में, ना तो इरोजन हो और ना तो कोरोजन हो। तो यहाँ कह रहा है मटेरियल फॉर वाटर टरबाइन, वाटर टरबाइन में ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो इरोजन रेजिस्टेंस और कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो पहला कह रहा है हाई क्रीप, गलत। दूसरा कह रहा है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। सी कह रहा है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, तो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस हमेशा होना चाहिए टरबाइन की ब्लेड को। ये आपका यूपी
SSC-JEE 2016 में आया हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे आपको बता दे रहे हैं, ये पिछला क्वेश्चन हो चुका है। द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मटेरियल इज कॉल्ड। ऐसा टेम्परेचर पर, ये RRB JEE 2015 में आया था। एक टेम्परेचर पर जिस पर मटेरियल न्यू ग्रेन्स बनने शुरू हो जाते हैं उसे हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन ही तो कहते हैं, तो इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। द क्रिस्टल, ऐसे देखिएगा, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल इज जनरली एग्जाम्पल बाय मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें कौन सा मटेरियल उसका सिंपल सा एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है ऑप्शन ए नेक्ड आई, ऑप्शन बी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप, एंड ऑप्शन डी आपका हो जाएगा एक्सरे टेक्निक। देखिए जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उनके स्ट्रक्चर को देखने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर, अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर, गामा स्ट्रक्चर, या उस पर हमें देखना होगा FCC, ऐसे FCC, BCC, SCC, HCP। ये हमारा फेस क्यूब सेंटर, बॉडी क्यूब सेंटर, सिंपल क्यूब सेंटर और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। इस संरचना को देखने के लिए हम लोग एक्सरे टेक्निक का उपयोग करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। मटेरियल में उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग एक्सरे टेक्निक का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था विजाग स्टील 2017, विजाग स्टील 2017। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What does the polymeric material composed carbon? What does the polymeric materials composed of carbon compound is known as
पॉलीमेरिक मटेरियल जो होंगे अगर वो कार्बन पार्टिकल्स से कंपोज्ड हो जाएं तो वो कौन से मटेरियल बनाएंगे? देखिए ऑप्शन ए दिया है आपका ऑर्गेनिक, ऑप्शन बी दिया है फेरस, ऑप्शन सी दिया है सिरेमिक एंड ऑप्शन डी दिया है नॉन फेरस। नॉन फेरस। तो इस तरीके से देखिए ये बिजाग स्टील 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब भी मैंने आपको बताया था मटेरियल आपके फेरस, नॉन फेरस, सिरेमिक और पॉलीमर 4 तरीके के बताए थे। तो जो सिरेमिक मटेरियल आपका मैंने बताया था, सिरेमिक मटेरियल बनेगा वो पॉलीमेट्रिक मटेरियल के साथ में कार्बन कंटेंट को मिलाकर हम लोग सिरेमिक मटेरियल को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा होता है सिरेमिक मटेरियल। इसकी हार्डनेस हमारी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सिरेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 21 क्वेश्चन कह रहा है द एबिलिटी ऑफ ए टूल मटेरियल to resist shock is known as, ऑप्शन ए है टफनेस, ऑप्शन बी है वियर रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी नहीं, मशीनेबिलिटी, और ऑप्शन डी है रेड हार्डनेस। देखिए ऐसा मटेरियल जो क्या करेगा, द एबिलिटी ऑफ ए टूल मटेरियल टू रजिस्ट शॉक। शॉक को कौन एब्जॉर्ब करेगा? जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी। इसका मतलब टफनेस जो प्रॉपर्टी हमारी होगी वो हमारा क्या करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। टफनेस इज एब्जॉर्ब शॉक, तभी तो वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा, फिर एनर्जी रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा टफनेस। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था बिहार जेई 2016। बिहार जेई 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग करते हैं। 22 पे कह रहा है द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर फॉर माइल्ड स्टील, for mild steel is ऑप्शन ए है SCC, BCC, FCC एंड HCP। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है छत्तीसगढ़ जेई 2008। छत्तीसगढ़ जेई 2008 में। अब समझिए
मैंने आपको कहा था कि इसके एग्जाम्पल भी डायरेक्ट आ सकते हैं और आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आया हुआ है एग्जाम्पल। मैंने जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो सब के अलग अलग एग्जाम्पल दिया था, वहाँ से आप याद रखिएगा कि क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर फॉर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए फेस क्यूब सेंटर होता है, FCC होता है। और FCC मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे और उनका जो रेडियस डिस्टेंस r बराबर कितनी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप उसे याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये सब सॉल्व करने का मतलब प्रीवियस लेक्चर कम से कम आप देखकर तब बैठिए इसे सॉल्व करने के लिए, तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। आगे बात करते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर यूनिट सेल ऑफ HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। तो आपको तुरंत याद होना चाहिए हमें HCP का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर APF बराबर 74% आया था, मतलब 0.74% होता है। सबसे अधिक FCC और HCP का होता था 74%, 74% मतलब 0.74। और वाइट्स जब निकालते थे तो वाइट्स बराबर 100 माइनस 74 मतलब 26। बहुत कम वाइट्स होते थे, मतलब इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन दिया है, तमाम दिए हैं, तमाम का मतलब ये दिया है। ऑप्शन ए है 0.68, ऑप्शन बी है 0.52। 0.52 हमारा किसका होता है? सिंपल क्यूब सेंटर और बॉडी क्यूब सेंटर का। ऑप्शन सी दिया है 0.74 और ऑप्शन डी दिया है 0.82। इसका फार्मूला भी मैंने बताया था आपको, बढ़िया से डेरिवेशन भी कराया था, तो वहाँ पे जाके पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.74 आएगा। ये हो गया हमारा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। देखिए 24 में क्या पूछ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट हैव हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। विच ऑफ द, ये भी देखिए पूछा जाता है, मैंने बताया भी है आपको क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स does not have hexagonal cube packed structure। HCP
स्ट्रक्चर। यहाँ पे HCP के एग्जाम्पल की बात कर दिया। मैंने आपको बताया था जब HCP तो वहाँ एग्जाम्पल भी लिखाया हुआ था। चेक करिए, देखिए ऑप्शन ए दिया है मैग्नीशियम, अच्छा देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट हैव HCP, निम्न में से कौन सा HCP नहीं होगा। मतलब मैग्नीशियम तो HCP का एग्जाम्पल मैंने बताया था। दूसरी बात कह रहा है जिंक भी मैंने बताया था। अच्छा कैडमियम शायद नहीं बताया था, लेकिन कैडमियम भी लिख लीजिए। और डी ऑप्शन कह रहा है कॉपर। तो इस तरीके से कॉपर हमारा नहीं होगा, कॉपर हमारा HCP का स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो BCC का स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा कॉपर। चलिए हेक्सागोनल मतलब ये स्ट्रक्चर बनता है हमारा। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम लोग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें एक यहाँ मॉलिक्यूल होता है, एक इसके डाउन में होगा, और उसके बाद कॉर्नर पे होंगे, और उसके बाद ये यहाँ पे होंगे, इस तरीके से होंगे। तो टोटल ऊपर 6 नीचे 6 12 हो गए। और इस तरीके से 1/6 होते हैं। तो 1/6 एक पे यहाँ 1/6 एटम होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये 6, यानी कि 1 यहाँ होंगे, 1 यहाँ होंगे 2, और आधा यहाँ मतलब 1 प्लस 3 इसके अंदर होंगे। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम कुल कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं। पिछले लेक्चर में जाएंगे तो मैंने आपको अच्छे से बताया है। चलिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था UKJ 2013। अब क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको O2 इज इक्वल टू 16, तो ऑक्सीजन O का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये सब थोड़ा सा आना चाहिए कुछ मटेरियल का। बाय द वे एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो वो आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। सॉल्व करना नहीं, सीधे उसकी वैल्यू को रखना है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर crystal structure of metal is called, ऑप्शन ए दिया है डिसलोकेशन, ऑप्शन बी दिया है स्लिप, ऑप्शन सी दिया है क्लीवेज, एंड ऑप्शन डी दिया है फ्रैक्चर। ये क्वेश्चन आपका MP इंजीनियर, MP सब इंजीनियर नहीं, MP इंजीनियर में आया है। इंजीनियर 2011
समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इम्परफेक्शन आ जाए, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आपका बना था, ऐसा स्ट्रक्चर आपका बना था और इस तरीके से इसमें इम्परफेक्शन आ जाए, इस तरीके से इम्परफेक्शन आ जाए और इसे हम लोग ऐसे मैच करा दें, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मैच करा दें, देन इसे भी हम लोग मैच करा दें, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है उसके क्रिस्टल में इम्परफेक्शन आ जाते हैं, अपूर्णता आ जाती है, और वो किसकी वजह से आती है, यहाँ के जो मेटल डिसलोकेट कर गए हैं, मतलब डिसलोकेशन के कारण आती हैं। तो इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय डिसलोकेशन, इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय डिसलोकेशन। इस तरीके से इसका सलूशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 26 सॉल्व करते हैं। जिंक एंड मैग्नीज हैव जिंक एंड मैग्नीज हैव जिंक एंड मैग्नीज हैव क्वेश्चन मार्क आपका रहेगा इसमें। ऑप्शन ए FCC, ऑप्शन बी HCP, ऑप्शन सी BCC एंड ऑप्शन डी SCC। तो हमें देखिए यहाँ पे इसके पहले के पहले वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक होते हैं उसमें मैग्नीज या मैग्नीशियम और जिंक हमारे होते हैं। तो जिंक एंड मैग्नीज आर इन HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। स्टूडेंट आप एग्जाम्पल ज़रूर याद करके जाइएगा क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर HCP। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है MP इंजीनियर 2011, MP JE 2011। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका MP JE 2011 में आया था। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। जिंक एंड मैग्नीज हमारा कैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर सिरेमिक, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर सिरेमिक, सिरेमिक किस टाइप का मटेरियल है, सिरेमिक किस टाइप का मटेरियल है। तो देखिए सिरेमिक जैसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह में जो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि एक वायर की करंट दूसरे वायर में ना आने पाए या वायर की करंट हमारी पोल में ना आने पाए, तो वहाँ पर सिरेमिक के इस तरीके के हम लोग इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। तो ऐसे देखिएगा, यदि बात करेंगे सिरेमिक की तो यहाँ पे कह रहा है
ऑप्शन ए है कंडक्टर, सिरेमिक आपका नॉन कंडक्टिव होता है। ऑप्शन बी है सेमी कंडक्टर, ये सेमी कंडक्टर भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी है सुपर कंडक्टर, मतलब सुपर कंडक्टर का मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल कंडक्टर होता ही नहीं है। ये हमारा कैसा होता है, ये होता है इंसुलेटर की तरह काम किया जाता है, क्योंकि सिरेमिक आपका नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है। ये UPRBUNLAE 2014 में आया हुआ था। UPRBUNLAE 2014 में आया हुआ था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, यदि मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इम्प्रूव्ड बाय, स्टील की मशीनेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या मिलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 28, ये कह रहा है मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज improved by adding स्टील की मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें किस चीज़ को ऐड करेंगे। तो ऑप्शन ए दिया है, उसमें ऑप्शन ए है निकल। निकल आपका क्या करता था, फटीग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता था। उसके बाद ऑप्शन बी दिया है क्रोमियम, क्रोमियम भी वही काम करता था, क्रोमियम और निकल को एक साथ मिलाते थे। फिर ऑप्शन सी दिया है सल्फर, लेड एंड फास्फोरस, लेड एंड फास्फोरस। तो सल्फर, लेड और फास्फोरस मिलाने पर मैंने आपको बताया था कोई भी स्टील की मशीनेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जो मैंने टेबल पढ़ाया था आपको लेक्चर नंबर 3 में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये उसका मशीनेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सल्फर, लेड और मैग्नीशियम को फास्फोरस को मिला दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका विजाग 2017 में आया हुआ था। तो देखिए जो मैंने टेबल आपको बताया था उससे ये क्वेश्चन आपका पुटअप किया गया है, तो उस टेबल को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसे रिमूव कर दें। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके और आगे हम लोगों ने 28 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, तो चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन
देखिए कह रहा है फ्रॉम आयरन कार्बन डायग्राम। अच्छा अभी डायग्राम मैंने नहीं पढ़ाया है तो इसको रहने दीजिए, आगे बात करते हैं इसको। जब कार्बन आयरन डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, तब ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं स्टेनलेस स्टील, क्वेश्चन नंबर 29, 28 तक हम लोगों ने किया था। स्टेनलेस स्टील जिसे हम लोग एसएस कहते हैं, स्टेनलेस स्टील रजिस्ट कोरोजन ड्यू टू, जो स्टेनलेस स्टील हमारा होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि उसमें हम लोग क्रोमियम मिला देते हैं। ऑप्शन ए देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है कार्बन, कार्बन मिलाने पर मशीनेबिलिटी बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है। ऑप्शन बी है मैग्नीज। ऑप्शन सी है क्रोमियम और ऑप्शन डी है सल्फर। तो हम लोग क्या मिलाते हैं, जब क्रोमियम को हम लोग मिला देते हैं तो वो हमारा स्टेनलेस स्टील में कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था आरआरबी जेई 2015 में। आरआरबी जेई 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए, ये कह रहा है द परसेंटेज ऑफ कार्बन the percentage of carbon in cast iron usually varies between ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए 0.1 से 0.2%, ऑप्शन बी दिया है 0.5 से 1%, ऑप्शन सी दिया है 1 से 1.5%, और डी दिया है 2.5 से 3.5%। देखिए कास्ट आयरन हमारा क्या होता है, 2.2% से ऊपर कार्बन परसेंटेज अगर होगा तो वो कास्ट आयरन कहलाएगा। और मैक्सिमम लिमिट कितनी जाती है, 2.25 से 6.25% तक कार्बन अगर होगा तो उसे हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं। तो यहाँ 2.25 एंड एबव ये जो हमारा है ये कहलाएगा कास्ट आयरन। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इरिगेशन केरला पीएससी 2014 में आया था। केरला पीएससी 2014 में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर ड्रिल की बात करेंगे तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे कराया भी था, फिर भी करा दे रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऐसे ही करा दे रहे हैं विदाउट लिखे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है विजाग स्टील 2011 में, क्वेश्चन नहीं 2016 में। क्वेश्चन है ड्रिल आर यूजुअली मेड बाय, ड्रिल हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है
तो आपको पता होना चाहिए हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ये सब याद रखना होता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ड्रिल मटेरियल, इसमें 4 ऑप्शन दिया था, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील और टंगस्टन कार्बाइड। तो इसका ऑप्शन होगा हाई कार्बन स्टील, इसे हम लोग लिखेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द मटेरियल। अच्छा, इसे भी ऐसे देखिएगा, व्हाट इज द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मशीन टूल बॉडीज। तो आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि कोई भी बॉडी बनाने के लिए कास्ट आयरन मटेरियल का उपयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए क्या था। पहला था MS मतलब माइल्ड स्टील। सेकेंड ऑप्शन था एल्युमिनियम। थर्ड ऑप्शन था ब्रास और लास्ट ऑप्शन था कास्ट आयरन। ये क्वेश्चन भी आपका विजाग 2011, विजाग स्टील 2011 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करते हैं। 32 कह रहा है चिल्ड कास्ट आयरन इज मैंने आपको बताया था चिल्ड आयरन है ना, वाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, तो ये सारे बताए थे। तो जब चिल्ड कास्ट आयरन के बारे में पूछेगा, चिल्ड कास्ट आयरन इज, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए है सॉफ्ट ऑन सरफेस, क्या वह सरफेस पर सॉफ्ट होगा। ऑप्शन बी दिया है मशीन्ड फ्रीली, क्या वह आसानी से मशीन्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है हाई रेजिस्टेंस टू बियर। एंड ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ एबव। जब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आपका चिल्ड आयरन होगा, चिल्ड कास्ट आयरन होगा, मतलब उसे हमने उसके सरफेस पे तेजी से कूल्ड किया होगा। तेजी से कूल्ड किया होगा मतलब क्विंचिंग कूल किया होगा। इट मीन्स उसकी अपर सरफेस क्या होगी, हार्ड होगी। हार्ड होगी तो वो रजिस्टेंस को, मतलब उसका रजिस्टेंस बढ़ेगा। इट मीन्स ये क्या होगी, हाई रजिस्टेंस टू वियर। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जब वो चिल्ड कास्ट आयरन होगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था SSC JEE 2017। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not a type of cast iron। निम्न में से कौन सा कास्ट आयरन का प्रकार नहीं है। आप पहचानिए। ऑप्शन ए दिया है मैलेबल कास्ट, मैलेबल तो होता है, मैलेबल कास्ट आयरन होता है। ऑप्शन बी दिया है ग्रे, ग्रे कास्ट आयरन भी होता है। ऑप्शन सी दिया है डक्टाइल, तो डक्टाइल कास्ट आयरन भी होता है। नोडुलर कास्ट आयरन भी होता है। और डी ऑप्शन दिया है
प्लेन कार्बन, कभी भी कार्बन प्लेन कार्बन कास्ट आयरन नहीं होगा, हमेशा प्लेन कार्बन स्टील होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कास्ट आयरन का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है DMRC 2017। DMRC 2017 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें वेल्डिंग का इंक्लूड कर दिया गया है। मैंने वेल्डिंग में एक क्वेश्चन कराया था, मुझे श्योर याद है, बट रिपीट कर दे रहे हैं। ग्रे कास्ट आयरन आर यूजुअली वेल्डेड बाय, तो कास्ट आयरन को हमेशा गैस वेल्डिंग से वेल्ड किया जाता है, ये याद रखिएगा। कास्ट आयरन इज ऑलवेज वेल्डेड बाय गैस वेल्डिंग, तो ये हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ब्रिटल, which of the following material is brittle, निम्न में कौन सा मटेरियल हमारा ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब भंगुर है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील MS, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ना एल्युमिनियम ब्रिटिल होगा ना स्टील ब्रिटिल होगा। ऑप्शन सी है कॉपर, कॉपर भी आपका ब्रिटल नहीं होगा। और ऑप्शन डी है कास्ट आयरन, तो इसका ऑप्शन होगा कास्ट आयरन। देखिए स्टूडेंट, कास्ट आयरन एक ब्रिटिल मटेरियल है, ये सारे डक्टाइल मटेरियल हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था राजस्थान वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट JEE 2014, तो हम केवल इतना लिख दे रहे हैं राजस्थान JEE 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करेंगे। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेरस मटेरियल, which one of the following is the ferrous material, फेरस मटेरियल, निम्न में से कौन सा फेरस मटेरियल है ना, कौन सा धातु पदार्थ है। तो नॉन फेरस मतलब अधातु होता है। ऑप्शन ए जिंक, जिंक आपका नॉन फेरस मटेरियल होता है। ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी आपका नॉन फेरस होता है SiC। ऑप्शन सी आयरन, आयरन एक फेरस मटेरियल होता है जो फेरोमैग्नेटिक टाइप का बिहेव करता है। और ऑप्शन डी था कॉपर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आयरन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था UK JEE 2008, UK JEE 2008 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन 36 करते हैं। 36 कह रहा है एलॉय विथ कार्बन परसेंटेज हायर देन 2.1% आर नोन एज। तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए, ये हाइपो यूटेक्टाइड नहीं, ये यूटेक्टिक रीजन में चला गया। 2.1% से एबव कार्बन यूटेक्टिक रीजन में चला गया, और यूटेक्टिक रीजन को हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं, और यूटेक्टाइड रीजन को हम लोग स्टील बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, इसे नहीं करना है। एक क्वेश्चन देख लिए, जर्मन सिल्वर पूछा गया है। जर्मन सिल्वर इज
इज एन एलॉय ऑफ ऑप्शन ए सिल्वर एंड टिन, ऑप्शन बी सिल्वर एंड गोल्ड, ऑप्शन सी निकल एंड कॉपर, ऑप्शन डी निकल कॉपर एंड जिंक। निकल कॉपर एंड जिंक। तो जर्मन सिल्वर याद रखिएगा स्टूडेंट, निकल कॉपर और जिंक होता है, चाहे उसे आप ऐसे याद करिएगा, ऐसे याद करिएगा ZNC, जिंक निकल कॉपर, है ना, ZNC। चाहे जैसे आपको याद करना हो, चाहे आप जैसे CNG याद करते हैं, CNG याद करते हैं, तो यहाँ CNG की जगह CNZ याद करिएगा, है ना, कॉपर निकल और जिंक, वो आप जैसे याद कर सकते हो याद करिएगा। एक जर्मन सिल्वर होता है जिसमें एलॉइंग एलिमेंट निकल कॉपर और जिंक मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था UK JEE 2008। इस तरीके से ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील कितना होगा? 0.15% मैंने आपको बताया था लो कार्बन स्टील के लिए। ऐसे लो कार्बन स्टील के लिए 0.15% आपका कार्बन होता है। ये आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 37 में कि इस लो कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, तो 0.15% होता है। ये होता है लो कार्बन स्टील। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18-8 स्टेनलेस स्टील कंटेन्स। अब 18-8 स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होगा? 18% क्रोमियम होगा, 8% निकल होगा। पहले मैंने इसको करा दिया है। ये क्वेश्चन आया है UK JEE 2013। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ इसके जो है आपके हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन इसमें रह जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके इसके आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम के रह जा रहे हैं। तो जब हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका MP सब इंजीनियर 2015 में आया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कास्ट आयरन कंटेन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन। ऑप्शन दिया था इक्वल टू 2%। ऐसे देखिए कास्ट आयरन, ये बार बार वही क्वेश्चन आपके रिपीट करते हैं। कास्ट आयरन कंटेन्स कार्बन ऑप्शन ए दिया था इक्वल टू 2%। ऑप्शन बी दिया था लेस देन 0.8%। ऑप्शन सी दिया था 0.2% से लेस और ऑप्शन डी दिया था 2% से अधिक, ग्रेटर देन 2%। तो हमेशा कार्बन परसेंटेज कास्ट आयरन में 2% से अधिक होता है। यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा 2% से अधिक कार्बन परसेंट होगा कास्ट आयरन में, यानी कि 2.25% से ग्रेटर हमारा होगा, या 2.1% जिसे हम लोग बोलते हैं।
एक क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है 39, इन ग्रे कास्ट आयरन कार्बन इज प्रेजेंट in the form of कार्बन हमारा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखिए ग्रे कास्ट आयरन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन हमारा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो एक ग्रेफाइट के फ्लेक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ग्रेफाइट के फ्लेक फॉर्म में ऑप्शन ए देखिए सीमेंटाइट, ऑप्शन बी है परलाइट, ऑप्शन सी है फ्लेक, एंड ऑप्शन डी है स्फेरोडाइज। तो इस तरीके से स्फेरोडाइज इसका देखिए फ्लेक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बन हमारे उपस्थित होंगे वो हमारे फ्लेक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, ग्रे कास्ट आयरन में। तो ये तो हमारा इस तरीके से मैंने आपको क्लास में भी बताया था। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था DMRC-J 2013 में। DMRC-J 2013 दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में आया हुआ था। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, ऑप्शन ए दिया है क्रोमियम आयरन निकल। देखिए क्रोमियम आयरन निकल। ऑप्शन बी दिया है क्रोमियम एंड निकल, क्रोमियम एंड निकल। ऑप्शन सी दिया है आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड कार्बन। और ऑप्शन डी दिया है क्रोमियम निकल आयरन कार्बन, क्रोमियम निकल आयरन कार्बन। तो जो हमारा ये देखिएगा, जब हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन थोड़ा सा बहुत कम होता है, लगभग 0.1% के आसपास। आयरन की मात्रा भी होती है, निकल भी होता है और क्रोमियम भी होता है। इट मीन्स स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्रोमियम, आयरन, निकल और कार्बन। मैंने बताया भी था, तो इतने सारे एलिमेंट होने चाहिए। इट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था DMRC-J 2013, DMRC-J 2013 में आया हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व किया। चलिए अब इधर हम लोग 41 से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग 41 से और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41, चलिए।
ये अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया है, DMRC जे 2013 में आया था। क्रोमियम इन स्टील यदि किसी स्टील में क्रोमियम को मिला दिया जाए तो उस स्टील की कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। ये तो हम जानते हैं कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, लेकिन और क्या क्या इंक्रीज करेगा उसको देखिए। ऑप्शन ए है इम्प्रूव्स लो रेजिस्टेंस, इम्प्रूव्स वियर रेजिस्टेंट, इम्प्रूव्स वियर रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस, कॉमा कटिंग एबिलिटी, कटिंग एबिलिटी एंड टफनेस, एंड टफनेस। बी ऑप्शन दिया है आपका रिफाइन ग्रेन साइज, refine grain size and produce less tendency to carburization, less tendency to carburization, comma improve corrosion and heat resistant property, improve corrosion and heat resistant property। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सी, ऑप्शन सी दिया है इम्प्रूव कटिंग एबिलिटी, improve cutting ability and reduce hardenability, reduce hardenability। देन डी ऑप्शन दिया है गिव डक्टिलिटी, गिव डक्टिलिटी, कॉमा टफनेस, कॉमा टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, कॉमा टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एंटी कोरोजन, एंटी कोरोजन का मतलब कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज। देखिए जब किसी मटेरियल में, मतलब किसी मटेरियल नहीं, स्टील में क्रोमियम मिला देंगे तो वो क्या क्या इंक्रीज करता है, तो यहाँ कह रहा है इम्प्रूव वियर रेजिस्टेंट, क्रोमियम को वियर रेजिस्टेंट को इम्प्रूव नहीं करेगा। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन बी रिफाइन ग्रेन साइज, यह ग्रेन साइज को भी रिफाइन नहीं करता है। उसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है इम्प्रूव कटिंग स्पीड, यह कटिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव नहीं करता। बाकी और ऑप्शन अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब इसका एक पार्ट गलत है तो और पार्ट फिर अगर सही भी होंगे तो भी हम गलत मारेंगे। डी ऑप्शन कह रहा है गिव्स डक्टिलिटी, टफनेस, कॉमा टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी। तो यह हमारा क्या करता है, डक्टिलिटी को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को और कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था DMRC JEE 2013 में।
DMRC JEE 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज which of the following has least percentage of carbon? लीस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, निम्न में से किसमें लीस्ट मतलब सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैच करा लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है मैलेबल आयरन, मैलेबल आयरन। ऑप्शन बी दिया है पिग आयरन। अच्छा, इसका मतलब जब मैलेबल पिग रॉट ये मिला के कह रहा है तो तुरंत याद आ जाना चाहिए, रॉट आयरन सबसे प्योर आयरन होता है जिसमें सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, और ऑप्शन डी रॉट आयरन। देखिए रॉट आयरन मिल गया ना, रॉट आयरन। तो रॉट आयरन में सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। इट मीन्स इसका आंसर हम लोग रॉट आयरन लगाएंगे। ये भी आपका DMRC JEE 2013 में आया था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन है DMRC JEE 2013 में ही आया है, ये भी देख लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन 41, ये था आपका 42 और ये हो गया 43। ये है ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन आर ऑफन टू यूज at the base of heavy machine because of its high कह रहा है, देखिए डियर, कह रहा है ग्रे कास्ट आयरन आर ऑफन टू यूज एट द बेस ऑफ हैवी मशीन। किसी हैवी मशीन के बेस में हम ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं प्रायः, क्योंकि इसमें हाई यानी उच्च क्या होता है, उच्च। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टिफनेस मतलब कड़ापन, ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य, और ऑप्शन सी है टफनेस, और ऑप्शन डी है इसमें डैम्पिंग कैपेसिटी। डैम्पिंग कैपेसिटी देखिए, जो डैम्प वाइब्रेशन आपका जनरेट होता है मशीन में, जो डैम्पिंग वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने के लिए कास्ट आयरन की बॉडी और बेस का उपयोग किया जाता है। स्टिफनेस कास्ट आयरन से कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेंथ का भी कोई विशेष मतलब नहीं है, टफनेस से भी कोई मतलब नहीं है। वो क्या करता है, मटेरियल जब मशीन आपकी ऑपरेट होती है तो वहाँ पर डैम्पिंग वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, जिसे एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग कास्ट आयरन की बॉडी का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आगे थोड़े से और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको कर लेते हैं।
एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर लें इसमें। फिर इसके बाद बाकी आगे का जो टॉपिक बचा है मटेरियल साइंस का उसको कर लेंगे, तो पूरा मटेरियल साइंस हम लोगों का विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे आपको गेट और ईएस के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लोगों ने किया था। आइए 44 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। मैंगनीज इन स्टील increased its किसी स्टील में मैंगनीज को मिला देने पर उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी दिया है हार्डनेस, ऑप्शन सी दिया है डक्टिलिटी एंड ऑप्शन डी दिया है कंडक्टिविटी। और ये क्वेश्चन आया है एमपी सब इंजीनियर 2016, एमपी सब इंजीनियर 2016 में आया हुआ है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये देखिए आसान सा क्वेश्चन था। जब हम किसी स्टील में मैंगनीज को मिलाएंगे तो वो स्टील के टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें मैंगनीज को ऐड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर डिस्कस करते हैं। चलिए 45 आपका है। अच्छा 45 ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कास्ट आयरन, लिख देते हैं ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है का मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कास्ट आयरन। CI का मतलब कास्ट आयरन समझिएगा, ये नहीं कि CI का मतलब कुछ अलग आप समझ लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है मोर डक्टाइल। कभी भी कास्ट आयरन क्या डक्टाइल होगा क्या माय डियर? कभी नहीं डक्टाइल होगा। कास्ट आयरन हमेशा ब्रिटल होता है। ऑप्शन बी ये कह रहा है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए कितने गलत मतलब भरमाने वाले क्वेश्चन आपको दिया है। हाई टेंसाइल, कास्ट आयरन हमेशा टेंसाइल में कमज़ोर होता है, कंप्रेसिव में स्ट्रांग होता है। तो ये तो बी भी हमारा गलत होता चला जा रहा है, ये तो गलत था ही। सी आपका दिया है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यस ये मिल गया, देखिए अच्छा ऑप्शन सुटेबल। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड डी आपका दिया था आल। तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा।
क्योंकि कास्ट आयरन हमेशा कंप्रेसिव नेचर में स्ट्रांग होता है और टेंसाइल नेचर में वीक होता है। ये क्वेश्चन आया था एमपी सब इंजीनियर, वही 2016 में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। अगर देखिए किसी कार्बन स्टील के मटेरियल में सिलिकॉन को ऐड कर दें तो क्या प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए ऐसे कह रहा है, सिलिकॉन इज एडेड in low carbon steel to increase property of ऑप्शन ए दिया है हार्डनेस, ब्रिटलनेस, ऑप्शन सी दिया है पोरोनेस मतलब पोरोसिटी, एंड ऑप्शन डी है सॉफ्टनेस। कभी भी सिलिकॉन ऐड करने से सॉफ्टनेस नहीं बढ़ती है, कभी भी सिलिकॉन ऐड करने से पोरोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिलिकॉन ऐड करने से वो ब्रिटलनेस नहीं बढ़ती है, ब्रिटलनेस नहीं बढ़ेगी लेकिन उसकी हार्डनेस बढ़ती है। हार्डनेस और ब्रिटलनेस में बहुत अंतर है। ब्रिटलनेस मतलब आप एक बार लोड फोर्स लगाइए और वह बिना फ्रैक्चर हुए टूट जाता है, तो वो हमारा कहलाता है ब्रिटलनेस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है देखिए ये मेटल कटिंग का है, एक बार देख लीजिए। ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर, ड्राई एंड, देख लीजिए सरल क्वेश्चन है। मेटल कटिंग का मतलब यह है कि हमें मटेरियल का अगर नॉलेज है तो चाहे मेटल कटिंग का हो, चाहे मेटल फॉर्मिंग का हो, चाहे वेल्डिंग का हो, कास्टिंग का हो, हम किसी का भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कह रहा ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड एज ए कटिंग फ्लूइड फॉर मशीनिंग। हम मशीनिंग में ड्राई और कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करेंगे जब कटिंग कर रहे होंगे, तो किस टाइप के मटेरियल के लिए ऐसा उपयोग करेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन से आपको मैच कराते हैं, स्टील, बी है एल्युमिनियम, अब कुछ आप पकड़ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, सी है कास्ट आयरन और डी है ब्रास। अब जो ये एल्युमिनियम मटेरियल होता है डियर, ये क्या होता है, जब इसको हम लोग किसी लुब्रिकेंट के साथ यूज करते हैं, जैसे हम लोग केरोसिन ऑयल वगैरह यूज करते हैं, तो वो उससे रिएक्ट करने लगता है। इसीलिए हम इसकी कटिंग जब करते हैं तो ड्राई और कंप्रेस्ड यानी कि सूखी एयर, अगर ये एटमॉस्फेरिक एयर के साथ हमारा ड्राई एयर नहीं होगी, उसमें मॉइस्चर कंटेंट होंगे, तो वो क्या करेगा, उससे रिएक्ट करके एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनाने लगेगा, जो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो इसीलिए एल्युमिनियम की मशीनिंग करने के लिए हम ड्राई कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आया था RRB JEE 2015। RRB JEE 2015।
एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें कह रहा है विच ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, विच ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, निम्न में से कौन सा आयरन का सबसे प्योर फॉर्म है, सबसे शुद्धतम रूप है? तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है रॉट आयरन। देखिए, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगे तो अपने आप ऑप्शन आप पकड़ने लगते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देने लग रहा होगा कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आपका रॉट आयरन होता है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं, और देखने की ज़रूरत तो है नहीं लेकिन देख लेते हैं। माइल्ड स्टील और लास्ट ऑप्शन आपका दिया था हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ये क्वेश्चन आया था RRB JEE 2015। तो इस तरीके से आप देखिए, आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो रॉट आयरन होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा, हमने अपने अभी तक के टॉपिक को जो पढ़ाया उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने लगभग सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है अभी, जैसे हमारा टॉपिक बचा हुआ है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, ट्रिपल टी कर्व यानी कि टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या होता है, ट्रिपल एस कर्व क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन जो होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मटेरियल से रिलेटेड, जो हम लोग हीट ट्रीटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मटेरियल साइंस का, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो हम लोग आज का टॉपिक डियर अपना यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।